हेलो स्टूडेंट, रेस में आपका स्वागत है। और मैंने कहा था कि इसके दो क्वेश्चंस आप दो अलग अलग वीडियो में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चंस रह गया था जिस पे एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने की बात की गई थी कि हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2, यानी 1 मोल H2O अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो कितने फैराडे की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं फैराडे लॉ की। तो बिना देरी किए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। स्टूडेंट देखिए क्या है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि फैराडे ने 1833 से 34 के बीच में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और अपने सारे कंक्लूजन्स को उन्होंने टू लॉज फैराडे के टू लॉज दिए जाते हैं, फैराडे के टू लॉज में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्हीं में से पहला लॉज है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है तो क्या मिलता है। तो आते हैं, पहला दिया गया है फैराडे ने क्या कहा था। फैराडे ने कहा कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दे रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है the amount of any substance deposited or liberated in any electrode amount of any substance deposited or liberated in any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। अब देखिए क्या है कि जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमने लिया है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं और कोई साल्ट सोल्यूशन है। इनको एक्सटर्नली हमने क्या किया है, बैटरी से जोड़ दिया है, एक्सटर्नली बैटरी से जोड़ दिया है, राइट। और जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मान लीजिए ये आपका एनोड है और ये आपकी कैथोड है, ये आपकी कैथोड है। तो ये दे रहा है कि जो अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी, ठीक है, जो अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने दी उसी के प्रोपोर्शनल में अमाउंट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे देखिए आगे एग्जांपल में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिया गया है कि मान लीजिए हमने ये मान लिया कि डब्लू ग्राम डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर डब्लू ग्राम डिपॉजिट हो रहा है और हमने कितना चार्ज उसको दिया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी हमने क्यू कुलाम दिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी, हमने इलेक्ट्रिसिटी उसे दी क्यू कुलाम। उस दशा में डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, क्योंकि कह रहा है अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू हो जाएगा। और एक जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी को, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है, यहाँ कांस्टेंट जेड ले लिया गया तो आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू। क्या आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू। अब आपके मन में एक बेसिक सा बात आएगी, सर जेड जेड को क्या कहेंगे। इस जेड को आप कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी देखिए इसमें एक चीज़ और भी दी जा रही है कि क्या किया जाए, इसमें क्या किया जा रहा है कि अगर ये देखा जाए कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो जेड इक्वल टू हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दे रहा है कि पहले आप क्यू की वैल्यू समझिए, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू होता है, क्यू को हटा के जेड आई टी कर दिया, राइट। तो देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, क्यू की वैल्यू 1 कूलम या फिर आई की वैल्यू 1 एम्पियर और टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू वन आ जाएगा, यानी डब्ल्यू इक्वल टू जेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर डिफाइन करना है तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये वो मास है जो डिपॉजिट होती है व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, चूंकि आपने करंट दिया 1 एम्पियर, करंट ऑफ 1 एम्पियर इट पास फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए पास की जाती है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 कूलम इज पास, जो क्वांटिटी ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी यानी Q जो दी जा रही है वो कितनी हो जाए, 1 कूलाम। तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये इनकी फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ जो जिस पे किस पे डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पे डिपेंड करती है। और जहाँ से हमने एक नए टर्म का जनरेशन देखा जिसको जेड कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है। इन्होंने कहा मान लीजिए आपके पास दो सेल है, आपके पास दो सेल है, एक में कॉपर आपने रखा है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने रखा हुआ है, और दूसरे में आपने सिल्वर, मान लिया ये आपने सिल्वर इलेक्ट्रोड सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने ले लिया है। अब इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो ये कितनी अमाउंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी, लिबरेट होगी, उसका इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कनेक्शन है, इसको चेक करेंगे। तो इन्होंने कहा इसमें, इन्होंने कहा क्या कहा कि when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution connected in series, सीरीज में कनेक्टेड है। अभी मैंने ये आपको दिखाया कि ये सीरीज में when same quantity of electricity right pass through different electrolytic solution, और जो किस में कनेक्टेड हैं, जो आपके किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये सीरीज में इनको कनेक्ट कर दिया गया है, प्लस प्लस माइनस माइनस से जोड़ दिया गया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो क्या हो रहा है कि अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी यानी अगर आई करंट इसमें जा रहा है इसमें, तो आई करंट दूसरे वाले में भी जा रहा है, दूसरे में भी कितना जाएगा, आई करंट जाएगा। अगर क्यू कूलाम चार्ज इसमें जा रहा है तो क्यू कूलाम चार्ज इसमें भी जाएगा। कहने का मतलब ये। तो इस दशा में होगा क्या, इस दशा में ये होगा कि वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। जो वेट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पर वो केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेट, मान लिया जो वेट W है, ये W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या W1 मान लें, पहले में W1 अगर डिपॉजिट हो रहा है तो ये W1 उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट E1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसी तरीके से W2 E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। अभी देखो इसको इक्वेशन में डाला गया है। इक्वेशन में कैसे डाला गया है, यहाँ इक्वेशन में डालने के लिए दिया गया कि सेम करंट इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, जो कनेक्टेड इन सीरीज, जो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो वेट ऑफ द कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड, उनके लिए रिएक्शन बनाएंगे तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये हो जाएगा। ये आपको एक इक्वेशन सेकेंड लॉ से मिल जाएगा। लेकिन देखिए मॉडर्न टर्म में क्या है कि इक्विवेलेंट वेट यूज नहीं होता है। मॉडर्न टर्म में इक्विवेलेंट वेट, आज की डेट में इक्विवेलेंट वेट का यूज नहीं होता है, इक्विवेलेंट वेट का यूज नहीं होता है। तो इक्विवेलेंट वेट का यूज नहीं होता है तो इसको दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इसको जो मॉडर्न टर्म में फैराडे लॉ को दिया जाता है कि अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर
अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर, मतलब मोल ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो मोल ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितनी मोल्स डिपॉजिट हो रही है किसी भी अमाउंट की। अब ये डब्ल्यू को डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है, कह रहा है कितनी मोल्स डिपॉजिट हो रही है, कितनी मोल्स डिपॉजिट हो रही है, वो मोल्स कितनी मोल्स डिपॉजिट होती है, कितनी मोल्स डिपॉजिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज हो रहे हैं, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये उस पर डिपेंड हो जाएगी। जैसे ऐसे देख लीजिए कि अगर आपने NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। फर्दर क्या होगा कि Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 1 Na प्लस गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड एज Na। अगर हमने ये देखा कि 1 सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 1 सोडियम एटम देता है, लेकिन अगर हम यही कहें कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 1 मोल सोडियम को देता है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमें चाहिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन से ही हमें पता चलेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब तक आपके पास इलेक्ट्रोड अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं होगा आप डिपॉजिटेड मोल्स ऑफ सब्सटेंस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में दे रहा है कि 1 मोल सोडियम नीड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डिपॉजिटेड 1 मोल सोडियम आयन नीड्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिटेड 1 मोल सोडियम 23 ग्राम। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, देखिए अगर आप देखें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे रीजन क्या है कि 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो आप देखिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, अगर ये देखेंगे तो निगेटिव होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, -19 कूलाम, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम देखें चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 1 मोल में नंबर कितना होता है 6.022 10 टू दी पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा 1.602 इंटू 10 की पावर हम क्या करें -19 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिल जाता है, ये मिल जाता है 96,485 कूलाम। और इसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, नियर अबाउट में हम इसको 96,500 कूलाम ले लेते हैं और इसी को हम 1 फैराडे, इनके फैराडे के सम्मान में ही इसको 1 फैराडे कहा जाता है, राइट। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो मैंने वही दिया कि Na का जब रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान तो आप देख रहे हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड हो रही है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, अगर 1 मोल सोडियम आयन के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड हो रही है तो हमें 1 मोल सोडियम मिलता है, यानी 23 ग्राम सोडियम मिलता है। और उसी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अगर आप देखें, उसी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या हो रहा है कि जब क्लोराइड आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो क्लोरीन एटम सबसे पहले देता है। अब रिएक्शन देखें तो 1 मोल क्लोराइड आयन क्या देता है 1 मोल क्लोरीन एटम, लेकिन क्लोरीन एटम तो स्टेबल है नहीं, तो क्लोरीन मिल करके क्या बनाते हैं, ये क्लोरीन मिल करके आपके क्या देते हैं, या इस रिएक्शन को हम ऐसे देख लें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि 1, आप ये देखो कि रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 1 मोल आप लेते हो क्लोराइड आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन ये हाफ मोल क्लोरीन गैस रिलीज करता है एनोड पर, नीड डिस्चार्ज कितना हुआ
1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो इस रिएक्शन में हाफ मोल। इसका मतलब अगर 2 मोल क्लोराइड आयन लेते हैं तो 2 मोल क्लोराइड आयन क्या देगा, 1 मोल क्लोरीन गैस देगा। और हमें कितने चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं 2 फैराडे, 2 फैराडे की जरूरत होती है। तो ये बात समझिए। अब देखिए आपके आंसर पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था, जिसके लिए मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट दिया, वो ये था कि आप 1 मोल H2O के ऑक्सीडेशन के लिए कितने चार्ज की आवश्यकता होती है, कितने चार्ज की आवश्यकता होती है। तो रिएक्शन आपके सामने लिखा है 2H2O इक्वल टू 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ये लिखा गया है। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ H2O रिक्वायर 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे, 4 फैराडे। और फैराडे की वैल्यू कितनी है, 96,500। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल के लिए कितना चाहिए, अगर इसका हाफ कर रहे हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 2 फैराडे। और 2 फैराडे की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 96,500, जिसकी वैल्यू 1.93 इंटू 10⁵ आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।